देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारे ज़रूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार की स्टीयरिंग में हाथों को जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गाने को सुनते हुए निकल पड़ा। उसे नई जगह जहां भी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफ़ी थी। शाम ढलकर रात होने को जा रहे थे। रातों में अकेले सफ़र तो नहीं कटने वाला, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों यानी कि कलीग्स से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हुए आने जाने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफ़र और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर गटक चुका, पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी, प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतज़ार था बस। रात भी काफ़ी हो चली थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें ख़त्म हुई। अब हाईवे के ओवर ब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर वो मुड़ गया। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार आगे बढ़े जा रहे थे। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना ही कोई घर था और ना ही कोई ऐसी जगह जहां से उसे थोड़ा सा पानी भी मिल सके। ओह यार, पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली ही महसूस होने लगी। रात के 2 बजे का समय, रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल, साथ ही मोबाइल के सिग्नल्स ने भी साथ छोड़ दिया। जाना था शहर से 200 किलोमीटर। आधे से ज़्यादा रास्ता तो निकल चुका, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे, ये सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था। तभी कुछ ही दूर पर एक ढाबा दिखाई दिया। चलो यार, कुछ तो मिला, कहते हुए कार वहां ले जाकर रोका और कार से निकलकर ढाबे में रखे एक चौपाई पर जाकर बैठ गया। काफ़ी लंबा रास्ता अभी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बात सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कि उसके हाथों को कोई छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखा तो एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सांवला सा था, पर उसके वेशभूषा बहुत पुराने ज़माने के लग रहे थे, जैसे अब वो ट्रेंड में नहीं रहे हो। जा, एक गिलास पानी, बियर की ठंडी बोतल और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों को बिल्कुल सजाकर रमेश को खाने का ऑर्डर दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सूझता नहीं है किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा हुआ था, चारों तरफ लाइटों के अंदर आग सी जैसे एक रोशनी निकल रहे थे। चारों तरफ नज़र घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में भी ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे उनमें से एक आग सी रोशनी निकल रहे थे। सामने बैठा एक शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चौपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका सिर घुमा रहा था। अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ता और झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कोई मामूली बात तो नहीं थी। अचानक दूर एक आदमी पर नज़र पड़ी जो एक छोटी सी टपली हाथों में लिए आंखें बंद कर ज़मीन पर बैठा था, मानो झपकियां ले रहा हो। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद
रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। हाँ भैया बोलिए। थोड़ा सा खाना सामने बैठे उस आदमी को भी दे दे मेरी तरफ से। कहाँ कोई आदमी है भैया वहाँ? अरे वो जो सामने टपली लेकर बैठा है ना, उसे। टपली लेकर? पर वहाँ तो कोई नहीं बैठा भैया। अरे उधर नीचे देख। बोलते हुए रमेश ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई नहीं था वहाँ पर, खाली रास्ते के बीच। अच्छा, छोड़ कहीं चला गया होगा। और कुछ लाऊं साहब? नहीं, ज़रूरत पड़ने पर बोलता हूँ। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करके पहला निवाला लेने वाला ही था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो कि थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीर दिख रहे थे और गड्ढे भी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूख, प्यास और अब डर भी परेशान करने लगा। छोटू, अरे छोटू, रमेश ने आवाज़ लगाई। क्या हुआ साहब? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सामने आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नज़रें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले हुए थे, मानो पपड़ी हो। तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर क्या था? पता नहीं कि कहाँ मैंने गाड़ी रोक ली और वो कौन लोग थे? अनगिनत सवाल मन में चल रहा था। ये सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। पहुंचकर सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बात बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम से बैठने के बाद एक अखबार के बंडल के, जो सबसे पहले अखबार थी, जो 3 साल पुरानी थी, उस पर नजर गई। उस अखबार को देखकर वो हैरान था और सुरेंद्र से अखबार का वो पन्ना देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोलकर सामने की दीवार पर बैठे बैठे देखने लगा। क्या हुआ? कहाँ खो गया? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। वो वापस ध्यान में आया और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए कहा, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से भी मिला। रमेश ने कहा। अखबार के हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेंद्र सब समझ गया, क्योंकि आते जाते ऐसी घटनाएं बहुत लोगों से उसे सुनने में मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। उस रात मैं अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गांव गया था। रात का समय था। रात कीड़ों की आवाज़ें आ रहे थे। हल्का अंधेरा और हल्की रोशनी थी चांद की, जो ज़मीन पर पड़ रहे थे, बिल्कुल धुंधली सी। हम चलते जा रहे थे। उस गांव के बारे में हमने पहले कभी कुछ नहीं सुना था। भैया के साथ मैं पहली बार जा रहा था। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। वो एक साथ स्कूल में पढ़े थे, मगर करीब 3-4 सालों से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। अचानक अभिषेक की चिट्ठी भैया को मिली और भैया मुझे लेकर उनके घर जाना चाहते थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पीछे से किसी के साथ चलने की आवाज़ें आती। एक बार मैं अचानक से रुक गया, तब भी 1-2 कदम पीछे आवाज़ आकर रुकी।
पहले तो ये मेरे मन का वहम जैसा लग रहा था, पर फिर जब हम चलने लगे तो मैंने भैया से इस बारे में जिक्र की। उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि कोई जानवर होगा, अक्सर ऐसी जगहों पर जानवरों का वास होता है। मैंने भी उनकी बात मान ली और आगे बढ़े। करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुंचे। रात रुकने के लिए वो जगह ठीक नहीं थी, इतनी सुनसान और अजीब से माहौल से भरा हुआ था। मेरा मन ना जाने क्यों वहां से बार बार निकलने को कर रहा था, फिर भी मन को मारकर रुकना पड़ा। उस रात हम अभिषेक से मिले, जो थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं है। थोड़ा बातें करता, फिर सर को धीरे से हल्का सा घुमाता और गोल घुमाकर वापस फिर से नॉर्मल हो जाता। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता, हाथों के पंजे पूरी तरह से खोलकर दांतों को कटकट जैसी आवाज़ों के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू आ रहे थे, जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं पहली बार उसके गांव गया था, इसलिए कुछ पता तो था नहीं, तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं दूर दूर तक सिर्फ रास्ते थे और वो भी सुनसान, जैसे ये गांव नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। हम वहाँ रुके। अभिषेक के घर में चारों तरफ से खुला खुला और सन्नाटे वाला घर था। आसपास एक तो टूटे फूटे झोपड़ी भी थे। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था जिसमें दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल खुला, और कोई रहता भी नहीं था वहाँ। उस जगह में पूरा अंधेरा था और रात के समय कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेला इतने वीरान जगह में रहता था, बिना किसी रोशनी बिजली के। बस एक मोमबत्ती जलाकर हम लोग रात बिता रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, हम सो रहे थे कि अचानक मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर ये बात बताई। वो पहले इधर उधर देखे, फिर सामने से एक छोटी गली गई थी, वहाँ जाने को कहा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, हिम्मत तो नहीं हुई, फिर भी कौन रो सकता है। ऐसे समय में मैंने खुद को ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात 2 बजे तक हालत खराब होने लगी और बिना किसी को बताए मैं चला गया। एक एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कंपकपी मच रहे थे। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती और पेड़ों के अंधियारे रास्तों में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमते देख अजीब सा डर पैदा होता था। पास ही में एक बावड़ी दिखी। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धोने के लिए ये अच्छी जगह है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और तभी मेरा पैर कीचड़ में धंस गया और निकालने में बहुत परेशानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नीचे से जकड़ लिया हो। जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हुआ तो सामने देखा, झट से एक साया जाता दिखा, सफ़ेद रंग का चलता हुआ। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से दबाकर भागते हुए वापस जैसे तैसे खुद को संभालते हुए आया और भैया के बगल में सो गया। शरीर कांप रहा था। वो रात जैसे तैसे करके गुजरी। नींद तो आने से रही, फिर भी पता नहीं कब मेरी आंख लग ही गई। सुबह हुई, भैया जगाएं और हम वापस जाने की बात किए, मगर वहाँ कहीं पर भी अभिषेक हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं दिखा ही नहीं। जिसके बाद मन मारकर हम लोग वहाँ से निकल गए। कुछ दूर चलते हुए जब हम लोग रास्ते पर आगे आए तो देखा कि वहाँ पर एक इंसान बस का इंतज़ार कर रहा है।
तो हम लोग भी वहीं पर रुक गए और बस का इंतज़ार करने लगे। भैया की आदत है सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुजुर्ग के चेहरे पर हंसी के बदले डर स्पष्ट दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? उस तरफ से? भैया ने जवाब दिया, मेरे दोस्त अभिषेक के घर से, कल रात वहीं रुके थे। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, कौन अभिषेक? लेखराम का लड़का? भैया ने हाँ में जवाब दिया। पर ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या बात है? लेखराम और उसका लड़का तो मर चुके हैं और जिस गांव से तुम लोग आ रहे हो उसमें तो कोई रहता ही नहीं। 4 साल पहले एक भीषण आग के लपेटे में पूरा गांव जल गया और अगर बची तो सिर्फ अस्थियां और खंडर। वो तो पूरा भूतों का गांव है। बात सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हम तुरंत वापस गए उल्टे पैर। और जब देखा तो हमारे होश उड़ गए। पहले ही अब हमें आश्चर्य था, जहां कल रात एक घर था और हम वहां रुके थे, वो एक खंडर की तरह दिख रहा था। कोई नहीं था वहां पर, ना अभिषेक और ना वो घर। हम सहम गए और तुरंत ही घर लौट आए, किसी से जिक्र तक नहीं किया। जिंदा लौटना ही बड़ी बात थी उस भूतों के गांव से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये उन दिनों की बात है जब मैं इलाहाबाद में रहता था। पापा इलाहाबाद में नया नया उनका ट्रांसफ़र हुआ था। हमें सरकारी फ्लैट अलॉट हुआ था। हम शायद ठंडियों में शिफ्ट हुए थे। ठंडियों के समय इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है। अच्छा ये था कि हम 4थे फ्लोर पर थे। इससे ऊपर सीधा छत था, तो धूप सेकने के लिए हम छत पर जा सकते थे। अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो आसपास किसी से पहचान नहीं हुई थी। पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर में मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। हम दोनों अक्सर धूप सेकने छत पर चले जाते थे। एक बार की बात है, मैं और मम्मी धूप सेकने दोपहर के लगभग 3 बजे छत पर पहुँचे। वहाँ पर हमें आज सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और अंधेरा होने लगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उन्होंने हमें छत पर टहलते देख लिया। उन्होंने जल्दी से शायद हमारी बिल्डिंग के हमारे नीचे रहने वाली आंटी को फ़ोन किया। 2 मिनट में ही नीचे वाली आंटी ऊपर आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि अंधेरा होने पर छत पर कभी कभी बंदर और लंगूर आ जाते हैं। 1-2 बार उन्होंने बच्चों को चोट भी पहुंचाई है, तो आप लोग नीचे आ जाइए। मम्मी और मैंने ये बात मान ली और हम लोग नीचे आ गए। इसी बहाने मम्मी और उन आंटियों से बातें होने लगी। ये बात हमारे लिए आई गई हो गई, पर हम लोग अंधेरा होने पर छत से नीचे आ जाते हैं। अगले महीने हमारे यहाँ मेरी नानी आई। उनको इलाहाबाद घूमना था, तो इसी बहाने वो हमारे नए फ्लैट में आ गई। एक शाम की बात है, पापा ऑफिस से लौटे नहीं थे। मम्मी खाने की तैयारी कर रहे थे और मैं शायद से लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नानी अकेले छत पर थी। वो गई तो थी धूप सेकने, लेकिन फिर थोड़ी शाम हो जाने पर वहीं माला जपने लगी। नानी आंख बंद करके माला जप रही थी। शाम बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा उजाला अभी भी था। इतने में नानी को लगा कि जैसे उनके साथ कोई और भी छत पर है। नानी की नज़र
ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूर का देखने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। किस्मत से वो चश्मा लाए हुए थे। चश्मा लगाकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। उनकी नज़र पानी के टंकी के पीछे गई। कोई टंकी को पीछे से छिपकर उनको देख रहा था। उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बस सिर के बाल, माथा, आंखें और नाक का ऊपर का हिस्सा। बाकी पूरा टंकी के पीछे छुपा हुआ था। नानी की नज़र इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी है उसकी आंखें सामान्य से ज़्यादा बड़ी है। नानी उठकर टंकी के पास गई। उनको लगा कि कोई बच्चा है शायद, लेकिन जब उन्होंने टंकी के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह अजीब था। जो भी होता, अगर वो भागता तो भागते हुए दिख जाता, वरना कम से कम आवाज़ तो हो ही जाती भागने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि टंकी के पीछे कोई था ही नहीं। नानी कंफ्यूज होकर वापस अपनी जगह पर जाने को हुई, लेकिन अब की बार नानी को वही चीज़ पानी की दूसरी टंकी के पीछे छुपी दिखी। वो फिर से नानी को उसी तरह छुप कर देख रहे थे। पानी की दूसरी टंकी पहली वाली से करीब 15 फीट की दूरी पर होगी। इतनी जल्दी वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के वहाँ चली गई। नानी को समझ में आ गया कि यह कुछ गड़बड़ मामला है। वो अपना सामान छोड़कर नीचे आ गई। उन्होंने मम्मी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ ऊपर। मम्मी इन सब चीज़ों को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे नानी का वहम नहीं समझा। अगले दिन मम्मी ने यही चीज़ अपने पहचान वाली आंटियों को बताई, तो उन आंटियों ने कन्फर्म किया कि हमारी बिल्डिंग की छत पर कुछ तो गलत है। हमारे सामने वाली आंटी ने बताया कि रात को हमारी बिल्डिंग की छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। उस दिन उन्होंने हमें बंदर और लंगूर का झूठ बताया था ताकि हम डर ना जाएं। लेकिन नानी बैठी हुई थी, इसलिए वो बिल्डिंग की रेलिंग से छुपी हुई थी और किसी ने इनको देखा नहीं तो वो फिर किसी को भेजकर नानी को नीचे बुलवा लेती। उन्होंने ये भी बताया कि पहले शाम को बच्चे हमारी बिल्डिंग के छत पर खेला करते थे, लेकिन उनको कोई धक्का मारा करता था, कहीं कोई धक्के से छत से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वहाँ पर खेलना बंद कर दिया गया। उस शाम को नानी माला जप रहे थे, शायद इसीलिए वो चीज़ उनके पास नहीं आ सकी। ये सब जानने के बाद हम कभी भी शाम 4 बजे के बाद छत पर नहीं रुके। वो चीज़ जो भी थी, उन्होंने फिर कभी भी हमें परेशान नहीं किया, मगर हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो था क्या।